नमस्कार, मैं हूँ सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग मान्या सिंह के सामने हैं, जो कि मिस इंडिया रह चुकी हैं 2021 में और ये यूपी की रहने वाली हैं, गोरखपुर की रहने वाली हैं। चलिए इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। अच्छा मैम, आप पटना किस लिए आई थी? मैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ विजडम के इनाग्रेशन के लिए आई थी एंड काफ़ी खूबसूरत इवेंट था। बहुत अच्छे अच्छे और रेप्यूटेड लोग आए थे पॉलिटिक्स से। दो मैं ऐसे पॉलिटिक्स इवेंट में बीजेपी के लिए उनके इलेक्शन फेसेस भी रही हूँ, तो थोड़ा सा रहता है कि एक सपोर्ट रहता है कि हमारे जो कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको हमेशा सपोर्ट करें, बिकॉज अभी इंडिया एक नेशनल कहीं और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रही है, लोगों के लिए अच्छा कर रही है। सो या इट्स डूइंग वेल। इट्स जस्ट कि मुझे एक चीज़ वहाँ पे बोला कि बिहार में अभी सब लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो एक मैसेज मैंने यूथ को भी दिया कि आपके हाथ में है कि आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए, एंड इट डिपेंड्स कि आप ये मत बोलो कि जैसे राजेंद्र प्रसाद जी की स्टैचू ऑफ विजडम बन रहा है, तो उन्होंने देश के लिए लड़ा था, सिर्फ बिहार के लिए नहीं। तो आप भी ऐसा अपनी लाइफ में अपने साथ ऐसा करो कि लोग आपको सिर्फ बिहारी ना बुलाएं, आपको इंडियंस बुलाएं और आप अपने बिहार का नाम रोशन करो। अच्छा, पॉलिटिक्स में भी कदम रखने वाली हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट नहीं है, मतलब नॉलेज है मुझे बहुत अच्छा। मुझे पता रहता है कि क्या चल रहा है मेरे आसपास। मुझे न्यूज़पेपर रीड करने की आदत है। मैं ऑनलाइन पढ़ती रहती हूँ, तो ये चीज़ है। बट मुझे पॉलिटिक्स में अभी ऐसा कुछ रुझान नहीं है। अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास, कांग्रेस से भी आई थी, तो फिर मैंने मना कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे नहीं करना था। और मैं बहुत छोटी हूँ यार, अभी मैं 22 साल की, मैं क्या करूँगी जाके। और पॉलिटिक्स में जस्ट आपको थोड़ा क्रूर होना पड़ता है आसपास के लिए, तो वो चीज़ नहीं होती मेरे। मैं बहुत जेन्युइन और ऑनेस्ट हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग भी वैसी है कि अपने देश से, अपने ज़मीन से जुड़े रहना। और शायद वो अगर मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी तो मेरा मासूमियत ख़त्म हो जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। तो आई एम हैप्पी वेर एवर आई एम, और आई होप पीपल विल बी हैप्पी। अच्छा, पटना कैसा लगा? पटना के लोग कैसे लगे? बहुत खूबसूरत है पटना, तो मैं होटल के बाहर नहीं गई। लास्ट लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं गई थी। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सेफ़ है। पहले मुझे बोलते थे कि नहीं, पटना इज़ नॉट सेफ, बिहार इज़ नॉट सेफ, बट मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कभी भी। मतलब आई रिमेंबर कि मैं जब आ रही थी तो मैंने कैब लेने के बजाय, मैं वो यहाँ पे गांव में भी चलाते हैं ना वो हार्ट रिक्शे, जो ड्राइवर हाँ, वो भैया लोग, ऑटो हाँ रिक्शा। हाँ, तो मैं पीछे बैठी थी एंड आई वांटेड टू फील द एम्बियंस, तो सब देखना था मुझे। तो जो अंकल थे वो इतने प्यारे थे, बूढ़े थे, बड़े प्यार से बात किया उन्होंने, अच्छे तरीके से पहुंचा दिया, और वो मुझे जानते भी नहीं थे। तो यही तो खूबी है नॉर्थ इंडिया में, कि आप मेहमान को भी भगवान माना जाता है। दो आप जाने ना जाने, लेकिन आपको यहाँ पे पानी बिना खरीदे मिल जाएगा। तो ये स्पेशलिटी होती है यूपी बिहार की। अच्छा, फैंस वगैरह ने कभी यहाँ पे घेरा है? ऐसे आप निकली हैं ऑटो में, आपने एक्सपीरियंस बताया, तो मैं फिर? मास्क लगा के बाहर जाती हूँ। कल ऐसा हुआ था, लेकिन देवर ऑल्सो नाइस। ऐसा नहीं है कि ऊपर एकदम आगे पीछे चढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े प्यार से उन्होंने फ़ोटोज़ मांगे, मैंने फ़ोटोज़ दे दिए। और जब उनको लगा कि हाँ मैम थोड़ा परेशान हो रही हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं मैम, आप चले जाइए। तो ये चीज़ है, एंड आई लव यू गाइज। ओके, तो आपने सुना कि मान्या सिंह ने क्या कुछ बताया? उनको पटना के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। मैम, मिस इंडिया बनने से पहले आपने क्या सोचा था? क्या बनना चाहते थे आप? मेरा एक ही था कि एक अच्छी सी नौकरी करनी है, जैसे देश की सेवा सेवा करनी है और देश के लिए कुछ करना है। तो मेरा फोकस था कि यूपी से हूँ, यूपीएससी कर लेते हैं। तो इट्स नॉट इजी थिंग, उस टाइम सोचा था, बट देन भगवान की कोई और मर्जी थी, तो कुछ और हो गया। कुछ और हो गया। अच्छा, मिस इंडिया बनने से पहले आपने क्या चीज़ें किया था? मतलब किस तरीके से आपको मिस इंडिया बनने का थॉट आया कि नहीं, इसमें अप्लाई करना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला कि मेरे अंदर ना हमेशा कुछ अलग करने की होड़ रहती है, कि कुछ एक्स्ट्रा करना, कुछ नया करना है। तो जब मुझे मुझे कोई ऐसा ड्रीम नहीं था पहले कि मुझे मिस इंडिया बनना है। हमें कहाँ ही पता मिस इंडिया। तो जब मैं बॉम्बे गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ, तब मैंने वो उस टाइम में मेरा प्रोसेस था कि कुछ ऐसा करते हैं जो सबसे अलग हो। लाइक मुझे रेगुलर जॉब नहीं करना, वो मेरे से नहीं होता। एज पर्सनल पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि 9 to 5 मैं नहीं कर सकती। पेपर्स के बीच में मैं बैठ नहीं सकती, तो वो हो गया, ऑफिशियल काम मेरा काम नहीं है। तो फिर मैंने मिस इंडिया के बारे में सुना, और फिर देखा कि ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा और सुष्मिता सेन,
नहीं क्या, उन्होंने भी मिस इंडिया बन के मिस इंटरनेशनली मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बने। तो फिर मैं सोची यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हर साल कोई भी बन जाता है, ऐसा होता है कि 1.3 बिलियन कंट्री में सिर्फ 3 लड़कियां चूज़ की जाती हैं हर साल, और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्रैक करना। तो मुझे खुद को चैलेंज करना बहुत पसंद था, तो मैंने मिस इंडिया चूज़ किया। लगे 3-4 साल, फिर बन गए। अच्छा, मिस इंडिया बनने के बाद फेम कैसा लगा था आपको देख के, कि पहले तो ऐसा सोचा नहीं था, फिर अचानक से सब कुछ हुआ, तो कैसा लगा? मेरा सिर्फ एक था, मुझे सिर्फ क्राउन चाहिए था। क्राउन चाहिए हाँ, था और बस। मिस इंडिया कहलाना था मुझे। मतलब वो क्राउन पे नजर थी जो सामने रखी थी कि नहीं मुझे ये लेके जाना है, राइट? हाँ, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं नहीं मुझे फेम चाहिए। ऐसा मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कितना लोग फेम रहेगा, कितने लोग जानेंगे। मैं जब मिस इंडिया बन गई, लिटरली मैं 1 हफ्ते तक अपने होटल रूम में क्वारंटाइन थी, बिकॉज लोग आके मेरा इंटरव्यू लेके जाते थे और मुझे पता नहीं था, मेरा फ़ोन नहीं था मेरे पास। मेरे जो मैनेजर्स, 4 मैनेजर्स मेरे साथ थे, वो सब कोऑर्डिनेट करते थे। तो मुझे खुद को नहीं पता रहता था क्या चल रहा है। फिर लेटर जब मैं, मतलब 1 हफ्ता इंटरव्यू हुआ, फिर अपीयरेंसेस हो गए, 1 महीने बाद अपने पेरेंट्स से मिली, तब मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा भीड़ मची है। लाइक लिटरली लोग मुझे यूपी गवर्नमेंट से मैसेज कॉल्स आ रहे थे मिलने के लिए। फिर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने ट्वीट किया था, मोदी जी ने ट्वीट किया था, सब चीज़ें वहाँ हुई थी। प्रियंका गांधी जी ने अपने स्टोरी पे लगाया था। तो जब मुझे पॉलिटिक्स से ये सब आने लगा, तो मुझे लगा ये हो क्या रहा है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब चीज़ें, बट हुआ। और आई थिंक जब चीज़ आप पूरी ईमानदारी से दिल से कोई काम करते हो तो उसका आउटकम आता है। और मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे फेमस होना है, वो ऑटोमेटिकली आई थिंक आउटकम होता है मेरा प्रोफेशन का, कि मैं जो भी करती हूँ पब्लिक और मीडिया में आती ही है। सो आई थिंक इट्स आउटकम और बाई प्रोडक्ट है मेरे प्रोफेशन का। अच्छा, मिस इंडिया में जाने के लिए ऐसे क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से लोग मिस इंडिया क्लियर करते हैं, आप बताइए। प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये वही होता है जब हम किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए पड़ता है, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, लेवल्स होते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी इज़ अ वेरी फेमस एग्ज़ाम्स एंड वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। तो उसके 3 लेवल होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। बट एज़ कम्पेयर टू मिस इंडिया में सिर्फ 3 लेवल नहीं होते। पहले आपको डोमेस्टिक लेवल पे लड़ना पड़ता है अपने स्टेट के लिए, वहाँ पे लाखों लड़कियाँ होती हैं। फिर उसमें से आप 3 चुने जाते हो, फिर आप नेशनल्स में जाते हो। नेशनल्स में भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले, अगर आप में से उत्तर प्रदेश कहलाओगे, तब आप नेशनल रिप्रेजेंट कर सकते हो। वहाँ पे आपको 21 स्टेट्स की लड़कियाँ आएंगी, उनसे कम्पीट करना, हर रोज़ कंपटीशन होता है। तो ये कंपटीशन में घुसने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, वो अपने आप को तैयार करना, नॉलेज रखना, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप ब्यूटीफुल हो या तभी आपको, बहुत सारी इंडियन ब्यूटी यार अपने आप में ही एक खूबसूरती है। हर औरत अपने में खूबसूरत है। तो अगर हम बोलेंगे कि मिस इंडिया इज़ ऑल अबाउट प्रिटीनेस और ब्यूटीफुलनेस, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप अगर कंपेयर करने जाओगे तो हर लड़की अपने आप में प्रिटी है, बहुत प्यारी दिखती हैं। तो वहाँ पे आपको मेंटल लेवल पे अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है कि आपके पास नॉलेज क्या है, आप अपने देश के बारे में जानते क्या हो, आपको क्यों बनना है, आपने क्या किया है पास्ट में, कि आपने कुछ डिफरेंसेस बनाए सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। इट्स नॉट ईजी जॉब टू गेट सिलेक्टेड इन टॉप 3। इट्स ह्यूज। आई थिंक सो। आई थिंक मिस इंडिया के लिए कह सकते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, राइट? या इट्स डेफिनेटली ब्रेन विथ ब्यूटी। इट्स उल्टा, नाउ इट इज, इट्स उल्टा। ओके। अच्छा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बता दीजिए। बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी मैंने हिंदी में भी किए हैं, और तमिल में भी होने वाला है, तेलुगु में भी होने वाला है। तो ऑनलाइन सब क्यू में है, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। दो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, बट जब भी बाहर आएगा आप सबको पता चलेगा। कुछ तो होगा, कुछ तो एक आध तो बता ही सकते हैं जो ऑडियंस को पता चले। जो भी होगा बहुत बड़ा होगा। आई मीन तेलुगु में एक 3-4 फिल्में हैं एक्चुअली। एक राजगद्दी है जो ऑलरेडी होने वाली है, और फिर एक आने वाली है, ऑन ग्राउंड है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आप रैपिड फायर राउंड करते हैं एक। आपका फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस कश्मीर, जो मैं आज तक गई नहीं हूँ, मुझे जाना है। आपका फेवरेट फूड? फूड सब मिल जाए यार, टेक्निकली मैं कुछ खा नहीं सकती, बट सब मिल जाए तो। राजमा चावल इज़ माय फेवरेट, और मटन। गोरखपुर में सबसे अच्छा क्या है? मेरा घर।
आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है आपके घर में? मेरे घर में मेरे दोनों पेरेंट्स और मेरा भाई, 3 लोग हैं, तो सभी पसंद है और मेरा डॉग। अच्छा। आपको एज़ अ ह्यूमन बीइंग कौन ज़्यादा अच्छा लगता है स्टार्स में? स्टार्स में आदित्य रॉय कपूर। आदित्य रॉय कपूर। हाँ, क्रश? आदित्य रॉय कपूर। आदित्य रॉय कपूर, सुन लीजिए भाई, आदित्य रॉय कपूर जो है ना, ये मान्या सिंह के क्रश भी हैं और काफ़ी हैंडसम भी लगते हैं। अच्छा, एक्ट्रेस में आपको कौन ज़्यादा पसंद है? प्रियंका चोपड़ा और एंड दीपिका पादुकोण। कॉम्पिटिटर किसको समझते हैं? फ़िलहाल तो रश्मिका, आई फ़ील कि शी इज़ डूइंग रियली वेल। तो कॉम्पिटिटर अगर कहा जाए तो हमेशा टॉप लेवल के लोगों को ही अपना कंपटीशन बनाना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट आप उन तक जब पहुँचो तो फिर उनको लगना चाहिए यार हमारी कंपटीशन आ चुकी है। अच्छा, किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है काम करके? प्रोफेशनली अभी मैंने सारा के साथ काम किया है, सारा अली खान। तो शी इज़ रियली नाइस। एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा हुआ है, बट इट जस्ट कि मैं थोड़ी लकी रही हूँ इस केस में कि मुझे किसी स्टार के साथ पेयर नहीं किया जाता। मेरा खुद का इंडिविजुअलिटी रहता है हर फिल्म में, तो वो सबसे बेस्ट है कि मुझे खुद के साथ काम करने में मज़ा आता है। और अनुराग कश्यप सर, उनके साथ मुझे अच्छा लगा था यूजुअली। तो आपने सुना कि मान्या सिंह को कौन कौन ज़्यादा पसंद है, और लिटरली नहीं, बिग बॉस। नहीं मत पूछो। नहीं, बता सकती हैं आप, बता सकती हैं, ऑडियंस को बताइए। नहीं, इट्स ओके, इट वाज जस्ट अ रियलिटी शो। मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे था दैट आई हैड टू बी देयर फॉर 3 वीक्स एंड देन आई वेंट देयर एंड देन चीज़ें ख़त्म हो गई। ओके, सो यू वेंट इन बिग बॉस। हाँ, जस्ट फॉर अ गेस्ट अपीयरेंस दैट्स ऑल। कैसा वहाँ का, कैसा माहौल होता है? ऐसे स्क्रिप्टेड वगैरह होता है क्या, कि कहा जाता है कि स्क्रिप्ट लेकर ही बिग बॉस में किया जाता है, तो स्क्रिप्ट होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट लेके जाना पड़ता है, इट्स जस्ट कि लोगों को पता रहता है कि उनको क्या करना है, तो दैट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट इज़ देयर। अच्छा, मतलब नेचुरल चीज़ें होती हैं वहाँ पे। नेचुरल नहीं बोल सकते, लाइक अगर मुझे पता है कि मुझे इस रूम में आके एकदम पोलाइटली बिहेव करना है, तो मुझे ऑलरेडी पता है दैट इज़ स्क्रिप्टेड इन माई माइंड। ओके। तो वही चीज़ वहाँ पे भी होती है कि लोग जाने से पहले अपना स्टडी करके जाते हैं कि उनको कैसे बिहेव करना है। तो इट्स ऑल एक्टिंग, देयर इज़ नथिंग नेचुरल, एंड रियलिटी शो में आप नेचुरलिटी तो कभी भी, और जो लोग समझते हैं कि नहीं वो बहुत नेचुरल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। सलमान सर ऑल्सो टोल्ड मी कि ये सब पे ध्यान मत दिया, हाँ ध्यान मत देना। सो अच्छा, बिग बॉस के घर में आपको सबसे बेकार कौन लगा, जिससे आपकी बनी नहीं, मतलब कि ऐसा लगा कि नहीं यार, इससे मेरे अब फ्यूचर में आई थिंक कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, या फिर मैं इसके साथ वाइब नहीं कर पाऊंगी? मेरा कोई बुरा अच्छा कोई ऐसा हुआ नहीं, और मैं किसी के साथ कांटेक्ट भी नहीं हूँ। तो मैं नहीं, मुझे लगता है कोई भी इंसान बुरा अच्छा नहीं हो, like, अच्छा बुरा नहीं होता, वो सिचुएशन वाइज वो पता चलता है कि कौन अच्छे से बिहेव कर रहा है, कौन बुरे से बिहेव कर रहा है, तो इट्स डिपेंड्स। मैं किसी के साथ टच में नहीं हुई, इन शॉर्ट। या फ्यूचर में आप किसके साथ टच में होना चाहेंगे? किसी के साथ नहीं, आई एम मूविंग ऑन, आई एम डूइंग फिल्म्स, व्हाई टू गेट इनटू रियलिटी शो। ओके। तो आपने सुना कि मान्या सिंह ने क्या कुछ बताया, इनके करियर से लेकर अभी तक की जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ बताया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।